हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा सेशन है क्लास 9th और मैथ्स चैप्टर नंबर 1 और उसी के अंतर्गत क्या आती है एक्सरसाइज 1.2। तो उसी के बारे में हम आज आपको डिस्कस करने आए हैं और 1.2 के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना वो सभी हम आपको सोल्व कराएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना और वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। और जिसने भी अभी तक 1.1 नहीं देखी है ना तो चैनल पे अभी जाइए देख लीजिए पहले। ठीक है ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले 1.2 के अंतर्गत पहला ही क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। आपको कारण के साथ उत्तर देना है। साफ साफ लिखा गया कि कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद सबसे पहले आपको फोकस करना है कि बोला क्या गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या के एक वास्तविक संख्या होती है। आप तभी इसका उत्तर दे पाएंगे जब आपको पता होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही कौन कौन सी आती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आती है, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। मैथ की लैंग्वेज में आप कैसे बोलोगे इसको कि प्रत्येक परिमेय संख्या और प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो मैथ की लैंग्वेज में आप इसे ऐसे पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंदर ही आती है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रत्येक परिमेय संख्या और प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या कहलाती है, ऐसे बोलोगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है यही पे, देख लीजिए। बोला गया कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अभी तो हमने आपको पढ़ा दी अभी परिभाषा कि प्रत्येक परिमेय संख्या और प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यही बोला गया कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या है, बिल्कुल है। तो पहला आप सत्य बोलोगे। ठीक है, तो आप बोलोगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही प्रत्येक वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही अपरिमेय संख्या आती है। अपरिमेय संख्या आती है। ठीक है, इसलिए यह सत्य है। उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन आ गया होगा। मतलब ये पहले वाला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही बोला गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन आ गया होगा। जिसको भी आ गया समझ लो, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि भैया हमें पहला क्वेश्चन आ गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो आपको पहले तो क्या करना होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि बोला गया संख्या रेखा। तो सबसे पहले आप संख्या रेखा से शुरुआत करिए, आप संख्या रेखा बना लीजिए। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे संख्या रेखा बनाओगे। ठीक है, तो संख्या रेखा में कौन कौन से नंबर आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं। तो यहाँ पे सेंटर में 0 आता है और आपके राइट साइड में जो है वो आपके पॉजिटिव धनात्मक 1 2 3 4। ठीक है, और लेफ्ट साइड में ऋणात्मक माइनस में आते हैं। ठीक है, -2 -3। ये क्या आ गई, आपकी संख्या रेखा आ गई। ठीक है, अब ध्यान से पढ़िए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, मतलब संख्या रेखा का जो हर बिंदु आपने बनाया ना, प्रत्येक बिंदु की बात चल रही है क्वेश्चन में। ठीक है, प्रत्येक बिंदु m के रूप में होता है, √m। मतलब इन सभी के ऊपर क्या लगाना, आपको रूट लगाना है। ठीक है, तो ये आपको पता है क्या है, ये जो आपके पास ये धनात्मक संख्या है ना, अगर इनके ऊपर आप रूट लगाओगे, जैसे √1 √2 √3 √4। ठीक है, आप एग्जाम्पल के लिए तो इनफिनिटी तक संख्या रेखा तो खत्म नहीं हो सकती, वो तो इनफिनिटी हो जाएगी। लेकिन आपको यहाँ तक देखना है। देखिए √1 को आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। √2 के सोल्व करेंगे तो √2 आएगा। यहाँ पे √3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। √4 को सोल्व करेंगे, ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है ना। वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है, अभी हमने बताया कि परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो मतलब परिमेय और अपरिमेय, यानी कि एक जो है ये कौन सी है, परिमेय संख्या है, और जिसके ऊपर रूट लग जाता है वो कौन सी आती है, अपरिमेय संख्या। तो ये कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो ठीक है, हमने रूट के रूप में लिख दी। अब आप बोलोगे समझाना क्या चाहते हो, ये तो अपने रूट के ऊपर लिख दी। अगर यहीं पे अगर हम नेगेटिव की बात करें, अगर यहाँ पे आप नेगेटिव लिखते हो, जैसे रूट के अंदर -1 -2 फिर -3। ठीक है, रूट के अंदर लिखोगे तो कभी भी रूट के अंदर माइनस आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये कौन सी संख्या बन जाएगी, फिर
काल्पनिक संख्याएं बन जाएगी। कौन सी? काल्पनिक संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर बन जाएंगे जिसको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर ही नहीं सकते, ये संख्या रेखा में नहीं दर्शा सकते हैं। रूट के अंदर कभी भी माइनस आ जाए तो वह संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते। ये कौन सी है? काल्पनिक संख्या है। संख्या रेखा में बिल्कुल गलत बोला गया है कि प्रत्येक बिंदु जो है वो रूट m के रूप में होता है। बिल्कुल नहीं होता। प्रत्येक कैसे हो सकता है? मान सकते हैं कि जो आपके पास ये जो धनात्मक है, इनमें हो सकता है, इनमें रूट लगा दोगे ना तो बिल्कुल हो सकता है, ये परिमेय और अपरिमेय, जो कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। लेकिन जब भी आप माइनस वालों में रूट लगाओगे तो ये कौन सी है? काल्पनिक संख्याएं हैं, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। इमेजिनरी नंबर जो है ना कभी भी संख्या रेखा पर निरूपित यानी कि नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं अलग होती है और काल्पनिक संख्याएं अलग होती है। दो तरह की संख्याएं होती है, एक वास्तविक संख्या जो हमने बता दी, परिमेय और अपरिमेय जिसके अंतर्गत आती है, और काल्पनिक संख्याएं बिल्कुल अलग होती है जिनको हम इमेजिनरी कहते हैं। अगर रूट के अंदर कभी भी माइनस आ जाए ना तो समझ जाना वो आपकी काल्पनिक संख्याएं हैं। इसलिए संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में नहीं होता है। ठीक है, और इसलिए यह असत्य है। तो आपने कारण भी दे दिया कि कैसे असत्य है और आपने साबित भी कर दिया कि कैसे गलत है। ठीक है, असत्य गलत है। ठीक है, तो दूसरे वाला गलत होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको दो क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है? तीसरा क्वेश्चन बोला गया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या एक अपरिमेय संख्या होती है? तो अभी हमने बताया कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है? जैसे आप लिखोगे 1, ठीक है, 2, रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5 या 4 लिखोगे, ये कौन सी आ गई? सभी वास्तविक संख्याएं। कैसे हो सकती है वास्तविक संख्याएं? कि हमने बताया कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आता है। तो देखोगे यहाँ पे 1 और 2 ये कौन सी है? ये परिमेय संख्या है। और √2, √3, √5 ये कौन सी? अपरिमेय। आप बोलो कि आपको कैसे लग रहा है? पता है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं आ जाएं जो किसी से डिवाइड नहीं होती है, वो खुद अपने आप में आती है, अपने टेबल से कटती है या 1 से कटती है। ठीक है, तो वो कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। √3 को सॉल्व करोगे तो पूरा प्रॉपर सॉल्व नहीं होगा, तो मतलब ये कौन सी है? अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये जो सारी वास्तविक संख्या है इन सभी की बात हो रही है। ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या एक अपरिमेय संख्या होती है? क्या एक अपरिमेय संख्या होती है? आप बोलोगे यहाँ पे तो ठीक था, ये इसको हम अपरिमेय बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, इसको भी आप अपरिमेय बोलेंगे, इसको भी अपरिमेय बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि अभाज्य संख्या है रूट के अंदर, तो ये तो अपरिमेय है। लेकिन क्या ये 1 और 2 क्या अपरिमेय संख्या है? नहीं है। ये कौन सी है? परिमेय संख्या है। ये भी पर वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आई ना, बिल्कुल आई, वास्तविक संख्या के अंदर ही आई। तो आप बोलोगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी कि जो प्रत्येक वास्तविक संख्या है क्या एक अपरिमेय संख्या होती है? क्या जितनी भी संख्याएं लिखी क्या सारी अपरिमेय? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने तो अभी हमने आपको बताया कि अपरिमेय और परिमेय दोनों है इसमें। कैसे आप एक ही बोल सकते हो कि अपरिमेय संख्या होती है? ये बिल्कुल गलत बोला गया है। तो आप बोलोगे इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है, कुछ संख्याएं जो होती है वो परिमेय भी होती है। ठीक है, तो ये क्या है? गलत है। ये भी क्या होगा? आपका गलत होगा। तो हमने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए। अभी तक जिसको समझ आ गया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। हमने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन के 3 जो आपके कथन सत्य असत्य वाले थे ये सिद्ध हो गए। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। आइएगा दोस्तों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या बोला गया है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़िए। ठीक है, एक एक लाइन को देखिए। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, तो पूर्णांक क्या होते हैं? देखिए धनात्मक बोला गया, वो भी पूर्णांक जो होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो लेकिन क्वेश्चन में साफ बोला गया कि धनात्मक लेने हैं। जैसे कि 1 जो है ये भी पूर्णांक है, 2 जो है ये भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है। आप चाहे तो अनंत तक लिख सकते हैं, लेकिन आप यहीं तक एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक आगे के वर्गमूलों, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं?
ठीक है। वर्गमूल, मैं वर्गमूल का मतलब यानी कि रूट लगा दीजिए इनके ऊपर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रूट लगाओगे और यहाँ पे भी रूट लगाओगे, इन सभी पे ऊपर आप रूट लगाओगे, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो √2 ही रहेगा, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे √3 ही रहेगा, इसे सॉल्व करोगे तो ये 2 आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो √5 रहेगा। ध्यान से पढ़िए अब क्या बोल गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, ये सभी धनात्मक पूर्णांक जो है वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक, ये सारे जो धनात्मक पूर्णांक हैं, क्या ये सभी जो है अपरिमेय है? क्या सभी अपरिमेय है? बिल्कुल भी नहीं। आप बोलोगे जो एक है, क्या एक जो है वो अपरिमेय संख्या होती है? बिल्कुल भी नहीं, ये परिमेय संख्या होती है, ठीक है। क्या √2 परिमेय है? बिल्कुल भी नहीं, ये अपरिमेय है, ठीक है। तो देख लीजिए यहीं से सिद्ध हो गया आपका, ये क्या है, ये आपका परिमेय है, ठीक है। और ये √5 क्या है, अपरिमेय है। तो ध्यान से पढ़िए, यहीं पे आपका क्वेश्चन जो है सिद्ध हो चुका है। क्या बोले, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, सारे थोड़ा होते हैं धनात्मक पूर्णांक हमने लिए, क्या सभी अपरिमेय? इसमें कुछ परिमेय संख्याएं भी है, कुछ अपरिमेय भी है, दोनों है। तो कैसे बोल सकते हैं कि सारे के ऊपर अगर वर्गमूल करोगे धनात्मक का तो वो अपरिमेय बन जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, ये बिल्कुल गलत बोल गया है। इसलिए सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, सभी नहीं होते हैं, ठीक है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, सभी नहीं होते। कुछ बोल सकते थे, कुछ हो सकते हैं, जो होते हैं आपने आपके सामने लिखे हुए हैं कि कुछ हो सकते हैं। अगर आप आगे देख लिखा गया है, यदि नहीं है तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या भी है। तो उदाहरण के लिए लिख दीजिए ना, आपको क्या दिक्कत है? यहाँ पे लिखिए एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन सी यहाँ रूट को सोल्व करने पर उसके बाद परिमेय संख्या बन रही है, √4। अगर आप √4 को सोल्व कर रहे हो तो क्या आ रहा है, परिमेय संख्या आ रही है। ये एक अभी तक अपरिमेय संख्या थी, जब आप इसे सॉल्व करेंगे रूट के बाद तो ये क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी। तो यही तो बोला गया क्वेश्चन में, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या, यानी कि संख्या जो है इसका आपने उदाहरण दे दीजिए, और जो एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या भी बन गई उदाहरण देके, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका चल रहा है तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, तीसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और आपको समझ आ रहा है तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिए कि भैया हमें सब कुछ समझ आ रहा है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं तीसरा क्वेश्चन। आपको सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लेनी है, ठीक है। यहाँ पे संख्या रेखा बनाओगे, ठीक है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो थोड़ा प्रकार प्रपुर का काम भी है, आप नोटबुक में प्रॉपर इसको बना लेना, फिर भी आपको सॉल्व करके यहाँ पे बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे संख्या रेखा बनाओगे तो यहाँ पे 0 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे -1 -2 -3, ठीक है। ये सभी आए। √5 को आपको किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है? अगर आप √5 को सॉल्व करोगे ना, √5 को, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा पूरा, ठीक है। सॉल्व करोगे तो 2 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो आप ऐसा कीजिए ना, देखिए 0 से आगे पॉजिटिव में कहाँ पे 2, यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 पे आपको क्या करनी, एक लाइन ड्रॉ करनी ऊपर की तरफ, ठीक है। कैसे ड्रॉ करनी है, यहाँ से आपको ये जो जितने पार्ट में आपने डिवाइड किया होगा एक एक हिस्सा, उसको आपको प्रकार से नापना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ से इतनी जितनी यहाँ पे इनका गैप होगा उस प्रकार से आपको लाइन खींच लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे ये कौन से आ गई, 1 सेंटीमीटर आ गई, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। उस प्रकार से आपको क्या करना है, अब ये जो आपका डिस्टेंस होगा ये वाला, आप ऐसे लिख सकते हो, ये कौन सा आ गया, ये आपका मान लीजिए कि ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट ऊपर वाला, और ये O वाला पॉइंट है, ठीक है, ये O मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको तिरछी यहाँ पे लाइन डॉट, यहाँ पे डॉट लाइन खींच लेनी है, ठीक है। आपने डॉट लाइन खींच ली। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना लेना है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया, बिल्कुल। अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे ये वाली जो O और A जो है, इसका आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। O और A की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। आप बोलोगे, आपके सामने यहाँ पे कौन सी पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, उसके ऊपर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो आपको पता पाइथागोरस प्रमेय आती होगी, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे रूट के अंदर लंब कितना है, यहाँ पे यानी कि लंबाई कितनी है, 1, ठीक है, प्लस आधार कितना है, यहाँ पे देखो 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहाँ से यहाँ के बीच में दूरी कितनी है, 2 की है। यहाँ पे लिखेंगे 2, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 1 एकम 1 प्लस 2 दूनी 4, तो क्या गया सोल्व करके √5। तो कर्ण क्या आ गया आपका, कर्ण का वर्ग आ गया √5।
तो ये आपका √5 आ चुका है, ये वाली वैल्यू क्या आ गई, √5 आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको प्रकार रखनी, यहाँ से 0 पॉइंट से, ठीक है, 0 पॉइंट से प्रकार रखनी, उस प्रकार से यहाँ से आपको डॉट लाइन क्रिएट करनी है। ठीक है, यहाँ से ऐसे करोगे, यहाँ से ऐसे लाइन आएगी। ठीक है, ऐसे आप खींचना चाहो तो देखो ऐसा गोला भी बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे गोला बनेगा। ठीक है, अब आप बोल सकते हो, यानी कि आपके पास गोले के अंदर क्या बन गई, यहाँ पे देखो ना, ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट कौन सा आ गया, जो √5 आपने निकाला, ये डॉटेड लाइन में। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट जो आपका सोल्व करके आने वाला था ना पॉइंट में, वो यहाँ पे समथिंग आ गया, तो यहाँ पे आपका गोला बन गया। ठीक है, प्रकार से आपने क्या लिखना है, OA यानी कि OA बराबर OB यानी कि OB बराबर है √5 के। ठीक है, तो ये आपने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। यानी कि देखो ना, ये आपके अंदर क्या है, त्रिज्या आ गई। ठीक है, तो ये OB है, ये भी क्या है, OA, ये गोले के अंदर क्या त्रिज्या है। ठीक है, ये भी त्रिज्या है गोले के अंदर, और ये भी त्रिज्या है। जैसे देखो ना, पूरा गोला बनाया, तो ये त्रिज्या आ गई, तो त्रिज्या एक दूसरे की क्या होती है, गोले के अंदर समानांतर होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो OA बराबर OB बराबर है √5 के। तो आपने इस प्रकार से संख्या रेखा के रूप में आपको क्या करना है, आपको निरूपित करना है, जो आपके पास बोला गया √5 को किस प्रकार निरूपित करेंगे, इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन आगे होंगे, और जिसको भी कहीं डाउट आता है तो वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देख लेना। ठीक है, और प्यारा सा कमेंट भी कर देना कि आपको कैसा लगा ये आज का सेशन, और नेक्स्ट आपको और अगली वीडियो जो हमारी, उसमें हम 1.3 आपको कवर कराएंगे। तो अगर आपको इसमें आप प्यार दिखाते हो काफ़ी अच्छा, तो हम आप नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तो अपना सा प्यारा सा कमेंट भी करना, आपको वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए, और अपना ख्याल भी रखिए। बाय।